हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गीतास लाइफ साइंस। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आपको बार्क में गेट में पूछे जा सकते हैं। ऑब्वियसली बार्क जो है वो अपनी पीवाईक्यूज नहीं बताता है, हमारे जो क्वेश्चंस है वो नहीं बताता है, इसकी वजह से हमारे पास पीवाईक्यू का एज अ सोर्स नहीं है। लेकिन मैंने बार्क 2 बार दिया है, गेट भी मैं क्वालिफाई हो चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि बार्क हो या गेट हो वो क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, उनका जो क्वेश्चन फ्रेमिंग का पैटर्न है वो कैसा होता है, इसकी उसी को एज अ कोर लेते हुए मैंने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं। क्योंकि मेरी जो फोटोग्राफिक मेमोरी है वो बहुत अच्छी है। बार का एग्जाम होते ही मैंने घर पे आके वो क्वेश्चंस को नोट डाउन किया था और उसी बेसिस पे मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को एज अ कोर रखते हुए मैंने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं। ऑब्वियसली लाइन टू लाइन क्वेश्चंस तो वो नहीं है, लेकिन वही कोर है जो आपको पूछे जा सकते हैं बार्क में, गेट में। तो अगर आपने इसी प्रैक्टिस क्वेश्चंस को पूरा ध्यान से फॉलो किया और इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपके मेन एग्जाम में और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इस जब भी मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊं तो आपको वीडियो को पॉज करना है। आपका जो भी आंसर है वो आपको लिखना है, आपकी नोटबुक में हो, आपके किसी भी पेपर में, और बाद में आपको चेक करना है कि आपके कितने क्वेश्चंस बराबर आए हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है सेल बायोलॉजी का, यानी कि सेल बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम सारे डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली एक वीडियो में तो नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आएंगे जिसमें मैं अपने लेवल से आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊँगी, जो ऑब्वियसली क्या होगा, आपको हेल्प होगा आपके मेन एग्जाम में। तो हमारा पहला क्वेश्चन यही है कि जो यूकैरियोटिक सेल पॉपुलेशन उसे हमने ट्रीट किया है ड्रग के साथ, जो क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है थायमाइड सिंथेसिस को, जिसकी वजह से जो हमारा DTP है यानी कि डीऑक्सीथायमाइडिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अज्यूमिंग दैट इंटैक्ट सेल साइकिल चेक पॉइंट्स, यानी कि जो चेक पॉइंट्स है वो क्या है, इंटैक्ट है। एट विच रेगुलेटरी ट्रांजिशन, यानी कि ऐसे कौन से ट्रांजिशन पे सेल एक्यूमुलेट होगा। ठीक है, तो DTP क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि ये रिप्लिकेशन से पहले ही क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा, रिप्लिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। तो इस पूरे आप अगर देखोगे ऑप्शंस में तो सिर्फ यही ऑप्शन है जो कह रहा है कि बिफोर रिप्लिकेशन इनिशिएशन। ठीक है, इससे पहले जब तक DTP नहीं, यानी कि हमारे पास जो भी बिल्डिंग ब्लॉक्स है वही नहीं है, तो पूरा रिप्लिकेशन तो नहीं होगा। रिप्लिकेशन नहीं होगा तो वहीं पे क्या हो जाएगा, उसका एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। आपको ऐसे भी दिया जा सकता है, आपको G1S ये भी ट्रांजिशन दिया जा सकता है। ठीक है, तो बाकी के जितने भी ऑप्शन है वो क्या है, आफ्टर रिप्लिकेशन के हैं, तो वो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, मैं फास्ट जा रही हूँ ताकि कम वक्त में हमारे बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग प्रोग्रेशन थ्रू यूकैरियोटिक सेल साइकिल अ शार्प एंड इरिवर्सिबल डिक्लाइन इन स्पेसिफिक साइक्लिन कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि जो साइक्लिन से ABC हमारे जो ऑकर्स ड्यू टू यूबिक्विटिन मीडिएटेड प्रोटियोलाइसिस, द डिक्लाइन इज मोस्ट क्रिटिकली रिक्वायर्ड फॉर। तो ये डिक्लाइन हमें क्यों चाहिए, जो साइक्लिन्स डिक्लाइन हो रहे हैं, यूबिक्विटिन मीडिएटेड प्रोटियोलाइसिस जो साइक्लिन्स का हो रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि हमें एग्जिट फ्रॉम क्रोमोसोम सेग्रीगेशन एंड साइटोकाइनेसिस चाहिए। हम सबको पता है कि जब तक साइक्लिन्स का कॉन्सेंट्रेशन कम नहीं होता है तब तक मेटाफेज से या लेट एनाफेज से मेटाफेज से एग्जिट नहीं हो पाता है। इसलिए पहले जो हमारे पास यूबिक्विटिन लाइजेस जो है वो क्या करता है, APCP, वो पहले तो सेपरेस को पूरा सेग्रीगेट करता है क्रोमोसोम्स को, और बाद में क्या करता है, साइटोकाइनेसिस को हमारे जो साइक्लिन्स उन्हें डिग्रेड करता है ताकि साइटोकाइनेसिस ठीक से हो और सेल जो है वो एग्जिट करके वापस से G1 फेज में चली जाए। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ऑब्वियसली क्या है, सिंक्रोनाइज्ड पॉपुलेशन ऑफ प्रोलिफरेटिंग यूकैरियोटिक सेल्स है, जो क्या कर रहे हैं, एक्टिवेशन कर रहे हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस का, और वो क्या कर रहे हैं, टेम्पोरल ऑर्डर फॉलो कर रहे थे कि ऑर्डर वो फॉलो कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेस करेक्टली रिप्रेजेंट द क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट, यानी कि आपको अरेंजमेंट बतानी है बिगिनिंग विद DNA सिंथेसिस, यानी कि DNA सिंथेसिस की जो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होती है वो आपको बतानी है। तो इससे आपको पता चलेगा कि ऑब्वियसली इसका आंसर आएगा B, DNA सिंथेसिस होगा, फिर गैप फेज होगा फॉर डैमेज सर्वाइलेंस, यानी कि अगर डैमेज हुआ है तो उसे देखा जाएगा, फिर उसका माइटोसिस होगा,
यानी कि सेल डिवाइड होगा और फिर जो पोस्ट माइटोटिक ग्रोथ होती है वो उसे फॉलो किया जाएगा। अगर आप इसके पूरे 3 ऑप्शन देखोगे तो गलत आएगा, क्योंकि डीएनए सिंथेसिस का होगा, फिर क्रोमोसोम सेग्रीगेशन होगा, फिर सेल ग्रोथ होगा, फिर गैप फेज फॉर रिपेयर होगा। जी नहीं, इससे पहले मतलब गैप फेज कब आता है, डीएनए सिंथेसिस के बाद ही आता है, फिर क्रोमोसोम को सेग्रीगेट किया जाता है। ठीक है, गलत क्रोमोसोम को सेग्रीगेट नहीं करता है, तो ये ऑप्शन चला गया। डीएनए सिंथेसिस के बाद माइटोसिस हो रहा है, फिर ग्रोथ फेज हो रहा है, ये भी एक बार हम कह सकते हैं कि G1 फेज है। फिर प्रिपरेटरी ग्रोथ गैप फेज आ रहा है। जी नहीं, प्रिपरेटरी गैप फेज डीएनए सिंथेसिस के पहले आता है, बाद में नहीं आता। ठीक है, सॉरी, डीएनए सिंथेसिस के बाद प्रिपरेटरी गैप फेज आ रहा है, उससे पहले नहीं आता है। डीएनए सिंथेसिस के प्रिपरेटरी गैप फेज हो रहा है, फिर ग्रोथ फेज आ रहा है और फिर माइटोसिस। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है, प्रिपरेटरी गैप के बाद माइटोसिस ही आता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, मैच द फॉलोइंग है। ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे जगह नहीं मिली, इसकी वजह से मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दिए हैं, तो आपको ऐसे ही इन क्वेश्चंस को मतलब ऐसे ही जो भी आपके ग्रुप 1 ग्रुप 2 को आपको मैच करना है। तो हम पहले देखते हैं कि इंसुलिन, मतलब इन चारों में जो भी हमें सबसे ज़्यादा अपना सा लगता है वो इंसुलिन, और इसका आंसर ऑब्वियसली हमें पता है कि रेगुलेशन ऑफ सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड में इंसुलिन हेल्प करता है। उसके बाद हमें पता है कि हमें मतलब जब से जो करीब है सबसे ज़्यादा हमें पता है वो है फाइब्रोनेक्टिन। वो क्या करता है, एक सेल एडिशन है, यानी कि सेल्स को चिपका के रखता है, इंटरसेल इंटरेक्शन विद एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के एक सेल को क्या करता है, एक साथ इकट्ठे रखता है। ठीक है, उसके बाद जो अल्फा माइक्रोग्लोबुलिन है वो हमारा इम्यूनोलॉजी में आता है, और वो क्या करता है ऑब्वियसली ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटीज इनहिबिशन करवाता है। उसके बाद जो हमारा ट्रांसफरिन है वो क्या करता है, हाई एफिनिटी आयन सिक्वेशन एंड ट्रांसफर, यानी कि जो हमारा आयन का सिक्वेशनल और ट्रांसफर है वो कौन करवाता है, ट्रांसफरिन। बताइए, फाइब्रोनेक्टिन यहाँ पे आएगा, सॉरी मैंने यहाँ पे उसको दे दिया, फाइब्रोनेक्टिन का आएगा सेल एडिशन, ट्रांसफरिन का आएगा हाई एफिनिटी आयन सिक्वेशन एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि न्यूटन हेटेरो ट्राइमेरिक जे अल्फा सब यूनिट है, exhibit significantly enhanced intrinsic GTPase activity but retains normal affinity for GDP and GTP, यानी कि जो भी G अल्फा है उसका जो एफिनिटी है वो GDP और GTP को सेम है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, GTPase एक्टिविटी ज्यादा दिखा रहा है। अपॉन रिसेप्टर स्टिमुलेशन, how would this mutation most likely affect downstream second messenger signaling? ठीक है, तो इसका ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा attenuated signaling due to rapid termination of active state। ऑब्वियसली GTPase एक्टिविटी ज्यादा है, जिन एस्पिरेंट्स को कंफ्यूज हो रहा है, GTPase एक्टिविटी मतलब क्या होगा, इसमें GTP का कन्वर्जन होगा GDP में। और हमें पता है कि GTP जो है वो एक्टिव स्टेट है, GDP है वो इनएक्टिव स्टेट है, तो सबसे ज्यादा जो G अल्फा है वो GDP में मिल रहा है। तो GDP में मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि एटेन्यूएटेड सिग्नलिंग ड्यू टू रैपिड टर्मिनेशन ऑफ द एक्टिव स्टेट, क्योंकि जो एक्टिव स्टेट अगर फॉर्म हो भी रही है तो उसका रैपिड टर्मिनेशन हो रहा है, जिसकी वजह से एटेन्यूएटेड सिग्नलिंग मिल रही है। कॉन्स्टिट्यूटिव पाथवे एक्टिवेशन ड्यू टू रैपिड GDP रिलीज, जी नहीं, ये कब आएगा, जब GTPase एक्टिविटी कम होगी तभी आंसर आएगा। प्रोलॉन्ग सिग्नलिंग ड्यू टू डिलेड रीएसोसिएशन विद बीटा अल्फा सब यूनिट्स, ऑब्वियसली इसका भी आंसर वही आएगा। अगर डिलेड रीएसोसिएशन बीटा अल्फा सब यूनिट्स के साथ हो रहा है, मतलब वो ये बोल रहे हैं कि जो G अल्फा है वो सबसे ज्यादा एक्टिव है। अगर ये रीएसोसिएट नहीं हो रहा है, जो अल्फा अपने बीटा और डेल्टा के साथ रीएसोसिएट नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, एक्टिव स्टेट में है, और ये एक्टिव स्टेट में नहीं है। कंप्लीट लॉस ऑफ सिग्नलिंग ड्यू टू इनएबिलिटी टू बाइंड टू न्यूक्लियोटाइड, जी नहीं, क्योंकि इनएबिलिटी टू बाइंड टू न्यूक्लियोटाइड, जी नहीं, क्योंकि इसके पास हमें पता है कि नॉर्मल एफिनिटी है। वो बोल रहे हैं कि नॉर्मल एफिनिटी है, मतलब कि वो इनएबिलिटी तो जरा भी नहीं दिखा रहा है, तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, सी है। ठीक है, तो आप ऐसे ऑप्शंस को कट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद which of the following features most accurately distinguishes apoptosis from accidental cell death mechanisms with respect to cell morphology and molecular regulation? मतलब आपको apoptosis और necrosis, accidental cell death मतलब क्या, necrosis उसमें आपको क्या बताना है, मतलब उसका आपको क्या बताना है, डिफरेंस बिटवीन बताते हैं, और आप ये बताना है कि apoptosis इसमें से कौन सा दिखाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा बी, कैप्सिस मीडिएटेड जेनेटिकली रेगुलेटेड सेल इम्यूनेशन। ठीक है,
क्योंकि जेनेटिकली रेगुलेटेड, हम सबको पता है कि जो एपोप्टोसिस है वो क्या है, एक रेगुलेटेड सेल डेथ होती है, यानी कि ऐसे एपोप्टोसिस मतलब जब एक सेल अपनी पूरी जिंदगी जी लेती है तो वो खुद ब खुद डिसाइड करती है कि अब मैं क्या कर जाऊंगी, मर जाऊंगी, तो हम उसे कहते हैं एपोप्टोसिस। और एक्सीडेंटल सेल डेथ मतलब उस सेल को अभी आगे जीना है और ज्यादा सेल्स को बनाना है, लेकिन फिर भी एक गलती की वजह से उसकी क्या हो रही है, डेथ हो रही है, एक्सीडेंटल डेथ हो रही है, तो हम इसे क्या कहेंगे, नेक्रोसिस। तो ये रेगुलेटेड नहीं होती है, उसे करवाना पड़ता है। तो कैप्सिस मीडिएटेड जेनेटिकली रेगुलेटेड सेल एलिमिनेशन सिर्फ और सिर्फ एपोप्टोसिस में ही मिलता है। ये बाकी के जितने भी है वो रेगुलेटेड मतलब नेक्रोसिस को रेगुलेट नहीं किया जाता है। ऑब्वियसली अनकंट्रोल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर विद इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, ये नेक्रोसिस में आता है। ये जो भी पॉइंट है ये नेक्रोसिस में आता है। अगर विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर मोस्ट एक्यूरेट डिस्टिंग्विश्ड एक्सीडेंटल सेल ग्रोथ फ्रॉम एपोप्टोसिस, अगर ऐसे पूछा जाता तो इसका आंसर ए आता। ठीक है, एनर्जी इंडिपेंडेंट लॉस ऑफ मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी नहीं, एपोप्टोसिस ये एनर्जी डिपेंडेंट है। अगर आपने पढ़ा हो तो एनर्जी डिपेंडेंट है, मतलब एनर्जी से लगती है, ये एनर्जी डिपेंडेंट भी है। और नॉन इन्फ्लामेटरी, यानी कि यहाँ पे इन्फ्लामेशन नहीं होता है, तो हमारी ये जो है ऑप्शन वो भी गलत हो गया कि नॉन इन्फ्लामेटरी है। ठीक है, और ये क्या करता है, कैस्पेस ड्रिवन भी है और इसमें डीएनए फ्रेगमेंटेशन भी होता है। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं अगर एपोप्टोसिस के बारे में पूछा जाए तो। ठीक है, तो एपोप्टोसिस में क्या क्या होता है, पहले तो एनर्जी डिपेंडेंट है, नॉन इन्फ्लामेटरी है, डीएनए फ्रेगमेंटेशन होता है और इन्फ्लामेटरी तो होते ही नहीं है, तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन भी गया। एनर्जी इंडिपेंडेंट नहीं है तो ये ऑप्शन भी चला गया। परमानेंट सेल साइकिल अरेस्ट विदाउट डीएनए फ्रेगमेंटेशन, ये भी चला गया। ठीक है, सेल अरेस्ट, ऑब्वियसली सेल अरेस्ट क्या है, सेल डेथ नहीं है, तो हम एपोप्टोसिस एक्सीडेंटल सेल ग्रोथ इसमें आता ही नहीं है। और ऊपर से विद डीएनए फ्रेगमेंटेशन, विदाउट डीएनए फ्रेगमेंटेशन, ये भी नहीं, ये विद आता है, विद डीएनए फ्रेगमेंटेशन आता है। ठीक है, शायद आपको, आई होप आपको पता चल गया होगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि a eukaryotic cell treated with hydroxyurea shows accumulation of single-stranded DNA regions which checkpoint kinases pathways primarily activated to prevent cell cycle progressions। तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए रीजन्स को, यानी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए किसको एक्टिवेट करता है, तो वह एक्टिवेट करता है ऑब्वियसली एटीआर को। एटीआर को एक्टिवेट कौन करता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। जो एटीएम है वो किसे एक्टिवेट करता है, मतलब डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है वो किसे एक्टिवेट करता है, एटीएम को। फॉर एग्जांपल अगर आपके डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कोई प्रॉब्लम हो, वहाँ पे कोई अगर म्यूटेशन हो गई हो, तो जो भी डीएनए रिपेयर सिस्टम है एटीएम एक्टिवेटेड हो जाएगा। अगर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए रीजन्स में कोई प्रॉब्लम है तो कौन एक्टिवेट हो जाएगा, एटीआर हो जाएगा। ठीक है, P53 क्या है, ऑब्वियसली सेल डेथ में होता है, यहाँ पे नहीं होता, ये डीएनए रिप्लिकेशंस में होता है। एपीसीडी भी नहीं आएगा। ये कब होगा, जब सब ठीक होगा तब। उसके बाद फेलियर ऑफ यूबिक्विटिन मीडिएटेड डिग्रेडेशन ऑफ साइक्लिन बी वुड मोस्ट डायरेक्टली रिजल्ट इन अरेस्ट एट विच स्टेट। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि साइक्लिन बी कब इनिबिशन मतलब उसका डिग्रेडेशन स्टार्ट होता है, तो वो लेट एनाफेज में, या हम कह सकते हैं कि टेलोफेज। बहुत से बुक्स में लेट एनाफेज दिया है, बहुत से बुक्स में टेलोफेज दिया है, लेकिन ये गेट में पूछा गया था और गेट में शायद ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था और उसका आंसर को लेट एनाफेज दिया, तो हम लेट एनाफेज ही ले रहे हैं। रिजल्ट इन अरेस्ट विद स्टेट लेट एनाफेज में। अर्ली एनाफेज में ऑब्वियसली हमें पता है कि जो सिक्यूरिन है वो क्या हो जाएगा, उसका क्लीवेज हो जाएगा, वो उसे डिग्रेड किया जाएगा और जो हमारे क्रोमोसोम्स है वो अलग हो जाएंगे। लेट एनाफेज में जितने भी हमारे साइक्लिन है वो डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा। और अगर हमने साइक्लिन का डिग्रेडेशन नहीं हुआ तो लेट एनाफेज में क्या होगा, उसका कह सकते हैं कि लेट एनाफेज में वो क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्ट होके रह जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है सेल विथ फुली रिप्लिकेटेड डीएनए बट अनरिपेयर्ड डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स विल अरेस्ट एट, यानी कि रिप्लिकेशन पूरा का पूरा डीएनए हो चुका है लेकिन वो अनरिपेयर्ड डीएस स्ट्रैंड ब्रेक्स है, यानी कि डबल स्टैंडर्ड में ब्रेक्स है, तो वो कहाँ पे क्या हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी, G2M ट्रांजिशन। यहाँ पे अगर आप बोलोगे तो पहले मैंने आपको कहा था कि G1S बाउंड्री में आएगा, लेकिन यहाँ पे रिप्लिकेशन हो चुका है
अगर आप देख लोगे तो फुल्ली रिप्लिकेटेड डीएनए है ये, बट अनरिपेयर्ड डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स, यानी कि यहाँ पे जो भी मैंने आपको कहा था ना कि डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद सर्वाइलेंस होता है कि कोई म्यूटेशन तो नहीं है, वो सर्वाइलेंस में वो क्या हुआ है, अरेस्ट हो चुका है, जहाँ पे G2M फेज ट्रांजिशन में आएगा। ठीक है, उसके बाद लॉस ऑफ फाइब्रोनेक्टिन फंक्शन वुड डायरेक्टली इम्पेयर विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर प्रोसेसेस। तो फाइब्रोनेक्टिन किस में हेल्प करता है, हमें पता है कि सिग्नल ट्रांजिशन वाया रिसेप्टर टायरोसिन काइनेसिस जी नहीं, टाइट जंक्शन फॉर्मेशन बिटवीन एपिथेलियल सेल्स नहीं, एक्टिन पॉलीमराइजेशन एट लीडिंग एज नहीं, अटैचमेंट ऑफ सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। मैंने आपको मैच द फॉलोइंग में बताया था कि जो फाइब्रोनेक्टिन है वो किस में हेल्प करता है, अटैचमेंट में हेल्प करता है, जो भी हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसे सेल के साथ अटैच होने में हेल्प करता है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद which alteration would produce constitutive signaling through a GPCR pathway, यानी कि constitutive signaling यानी कि जो G अल्फा है वो GTP स्टेट में लॉक हो चुका है। ठीक है, पिछला मैंने आपको पूछा था कि GDP में लॉक है, अब मैंने आपको पूछा है कि GTP में लॉक है। GTP में लॉक है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली उसकी वजह से लो जीडीपी है, यानी कि डिक्रीज जीडीपी बाइंडिंग एफिनिटी फॉर जी अल्फा, विच अल्टरेशन वुड प्रोड्यूस पूछा है उन्होंने, मतलब उन्होंने किसकी वजह से ऐसा होगा। ऑब्वियसली अगर जीडीपी बाइंडिंग एफिनिटी कम होगी तो जीडीपी बाइंड से नहीं होगा, जीडीपी ऐसे नहीं निकलेगा और जी अल्फा हमेशा जीडीपी में ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है विच इवेंट ऑकर्स अर्लीएस्ट ड्यूरिंग इंट्रिंसिक अपोप्टोसिस। हमें पता है कि अपोप्टोसिस दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। आपको इंट्रिंसिक अपोप्टोसिस में बताना है कि सबसे पहले अर्लीएस्ट यानी कि सबसे पहले क्या होता है। हम सबको पता है प्लाज्मा में रप्चर जी नहीं, उससे पहले भी होता है, डीएनए लैडर फॉर्मेशन उससे पहले भी कुछ चीजें होती हैं, फॉस्फोरिल सेल एक्सपोजर उससे पहले भी होता है, वो होता है साइटोक्रोम सी रिलीज फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया। जब एक सेल को अपोप्टोसिस करना है तो अपने माइटोकॉन्ड्रिया से क्या करता है, साइटोक्रोम सी को रिलीज करवाता है, जिसकी वजह से प्लाज्मा में रप्चर हो जाएगा और फिर डीएनए लैडर का फॉर्मेशन होगा और जो फॉस्फोरिल सेरीन है उसका एक्सपोजर भी हो जाएगा। ये जो हमारे कह सकते हैं कि इनर मेम्ब्रेन में होता है, हमारा जो भी सेल मेम्ब्रेन है उसके इनर मेम्ब्रेन में ये होता है। ये जब बाहर जाएगा तब क्या होगा कि वो दुनिया को बताएगा कि ये सेल मरने के लिए तैयार है, आओ इसे मैक्रोफेज कर लो। ठीक है, उसके बाद which signaling pathway most directly amplifies a signal via kinase cascade rather than secondary messengers, यानी कि ऐसा सिग्नल जो सेकेंडरी मैसेंजर्स को फॉलो नहीं करता है लेकिन एक काइनेज कैस्केड को कह सकते हैं काइनेज कैस्केड को फॉलो करता है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे यही है जो अलग है, जीपीसीआर हमेशा क्या करता है, सेकेंडरी मैसेंजर्स को अलाउ करता है, तो उसका आंसर आ जाएगा आरटीके। और उसका जो भी काइनेज है वो एमएपीके, हम सबको पता है कि एमएपीके, ट्रिपल के, डबल के सबको पता होगा, आपने पढ़ा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आरटीके। और किस कैसेट को एक्टिवेट करेगा, एमएपीके को। ठीक है, अल्फा मैक्रोग्लोबुलिन इनहिबिट्स प्रोटीएज प्राइमरीली बाय, जो हमारा अल्फा मैक्रोग्लोबुलिन है जो आपको पता था कि वो इम्यूनोलॉजी में हेल्प करता है, प्रोटीएज को इनहिबिट करता है प्राइमरीली बाय, क्या कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करता है, क्या कोवेलेंट मॉडिफिकेशन करवाता है, या प्रोटियोलाइटिक डिग्रेडेशन ऑफ एंजाइम्स करवाता है, जी नहीं, वो क्या करता है, स्टेरिक एंट्रैपमेंट फॉलोइंग प्रोटीएज क्लीवेज, यानी कि पहले वो जिसको भी उसे क्या करना है, इनहिबिट करना है या क्या करना है, डिग्रेड करना है, उसे वो स्टेरिक एंट्रैप करता है, फिर उसका प्रोटीलेज क्लीवेज करता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये एक मॉलिक्यूलर ट्रैप है। ये आपको सीधा सीधा पूछा जा सकता है, पूछा भी गया था। ये मैंने जो लिया है ये मैंने बार्क से लिया है, मैंने बार्क 2021 में जो दिया था उसमें यही पूछा गया था कि अल्फा मैक्रोग्लोबुलिन अल्फा मैक्रोग्लोबुलिन का जो इनहिबिशन है वो कैसे होता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ए था, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बी था, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन सी था, मॉलिक्यूलर ट्रैप, और डी था प्रोटीयोलाइटिक डिग्रेडेशन। तो ऑप्शन उसका था मॉलिक्यूलर ट्रैप। ठीक है, तो उसके बाद विच फैक्टर प्रिवेंट्स रीरिप्लिकेशन ऑफ डीएनए विद इन द सेम सेल साइकिल, ये भी बार्क में ही पूछा गया था, ये सेम क्वेश्चन लिया था। मुझे इसके ये नहीं पता थे, जो भी उसके ऑप्शन है ये मैंने खुद अपने हिसाब से बना है, लेकिन ये क्वेश्चन सेम ऐसा ही था कि विच फैक्टर प्रिवेंट्स
रीरेप्लिकेशन ऑफ डीएनए विद इन द सेम सेल साइकिल, यानी कि जो रीरेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है वो सेम नहीं है, वो अलग, मतलब रीरेप्लिकेशन डीएनए में उसी सेम सेल साइकिल में नहीं होता है, उसके पीछे का रीजन आपको पूछा गया है। ठीक है, तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि हाई सीडीके एक्टिविटी ड्यूरिंग SN-G2 फेज। हम सबको पता है कि जो हाई सीडीके एक्टिविटी, यानी कि जो सीडीके जो होते हैं, जो क्या कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं रिप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स को, तो वो क्या करते हैं, लोडिंग नहीं होने देते। लोडिंग कब होता है? जब सीडीके एक्टिविटी कम होता है। तो MCM हेलिकेज लोडिंग जो है वो कब होगा? G1 में होगा, जब सीडीके एक्टिविटी कम होगी। जब सीडीके एक्टिविटी ज्यादा होगी तो सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेशन होगा, लोडिंग नहीं होगा। लोडिंग अलग होता है, एक्टिवेशन अलग होता है। लोडिंग कब होता है? जब सीडीके एक्टिविटी कम होती है। जब सीडीके एक्टिविटी ज्यादा हो तो सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? रिप्लिकेशन नहीं होगा। ठीक है, एंड यूकैरियोटिक सेल शोज स्टॉल्ड रिप्लिकेशन फॉर्क, यानी कि जो भी हमारा रिप्लिकेशन फॉर्क है वो क्या है? कम हुआ है। एक्युमुलेशन ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड एक्टिवेशन ऑफ CHK1 काइनेज, यानी कि CHK1 काइनेज को एक्टिवेट किया गया है। विच इवेंट इज मोस्ट डायरेक्टली प्रिवेंटेड टू मेंटेन जीनोमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, क्वेश्चन में वापस पढ़ती हूँ। यूकैरियोटिक सेल क्या कर रहा है? स्टॉल्ड रिप्लिकेशन फॉर्क, यानी रिप्लिकेशन उसका अटक गया है। एक्युमुलेशन ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो चुका है, और फिर एक्टिवेशन किसका हुआ है? CHK1 का हुआ है। विच इवेंट इज मोस्ट डायरेक्टली प्रिवेंटेड टू मेंटेन जीनोमिक स्टेबिलिटी, यानी कि उन्हें क्या करना है? जीनोमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑब्वियसली इसका आंसर आएगा आ जाएगा एंट्री इनटू माइटोसिस प्लस अनरेप्लिकेटेड डीएनए। हमें ये क्या करना है? अनरेप्लिकेटेड डीएनए की एंट्री क्या करनी है? रुकवानी है इनटू माइटोसिस। ठीक है, cyclin degradation and cell cycle directionality, the reversibility of mitotic exit is best explained by। ठीक है, irreversibility यानी कि माइटोटिक एग्जिट अगर एक बार हो जाए तो वो रिवर्स नहीं होता है, यानी कि हम माइटोटिक एग्जिट को वापस रिवर्स नहीं कर सकते हैं। यानी कि आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो सेल साइकिल है वो यूनिडायरेक्शनल है। तो ऐसा क्या है? तो आप कैसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसको ऑब्वियसली आंसर क्या आ जाएगा? प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन ऑफ माइटोटिक साइक्लिन्स, क्योंकि अगर एक बार साइक्लिन्स का क्या हो जाएगा? डिग्रेडेशन हो जाएगा तो वापस प्रोड्यूस नहीं होंगे। वापस प्रोड्यूस वो बाद में होते हैं, पहले नहीं होते हैं। अगर एक बार डिग्रेड हो जाए तो वापस, क्योंकि हमें पता है कि साइक्लिन्स ही है जो क्या कर रहे हैं? रेगुलेट कर रहे हैं। अगर साइक्लिन्स कम हो गए तो वो फेज वहीं पे अटक जाएगी और फेज वापस नहीं आएगी। डिक्रीज इन स्पेंडल टेंशन नहीं, इसका कोई रिलेशन नहीं। न्यूक्लियर एनवेलप रीअसेंबली, ये हम इसे अगर असेंबल कर सकते हैं तो उसे डिसोशिएट भी कर सकते हैं। तो ये ऑब्वियसली रीजन है, लेकिन ये रिवर्सिबल नहीं है। ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा बी। उसके बाद G-alpha subunit mutation causes normal GTP binding but extremely slow GDP release, which is the most likely effect on downstream signaling। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि नॉर्मल GTP बाइंडिंग, यानी कि जो भी बाइंडिंग है वो कांस्टेंट है, वो सेम है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो GDP का रिलीज है, यानी कि जो मतलब क्या कह सकते हैं कि जो GTP बाइंडिंग है वो क्या है? कम है। GTP अगर बाइंड नहीं हो रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि लॉस हो रहा है सिग्नलिंग का। तो प्रोलॉन्ग सिग्नल ड्यूरेशन नहीं आएगा, कॉन्स्टिट्यूट एक्टिवेशन नहीं आएगा, इनहांस रिसेप्टर सेंसिटिविटी नहीं आएगा, कंप्लीट लॉस ऑफ सिग्नलिंग, क्योंकि सिग्नलिंग तभी होगा जब GTP है, और यहाँ पे GTP नहीं GDP है, और GDP कोई सिग्नल प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद सेल incurs double stranded breaks after DNA replication but before mitosis, which checkpoint prevents chromosome missegregation। यानी कि a cell incurs double stranded break, यानी कि DNA replication के वक्त DS में क्या हुआ है? ब्रेक्स हुए हैं, बट बिफोर माइटोसिस, यानी कि माइटोसिस से पहले, which checkpoint prevents missegregation। इसका आंसर ऑब्वियसली क्या आ जाएगा? G फेज
एम चेक पॉइंट, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन पॉइंट नाम की चीज कोई है नहीं, इंट्रास चेक पॉइंट है नहीं, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट ये भी नहीं आएगा, ये बिफोर माइटोसिस है। तो स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट माइटोसिस के दरमियान आता है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। लॉस ऑफ फाइब्रोनेक्टिन एक्सप्रेशन वुड मोस्ट इमीडिएटली अफेक्ट विच सेल्यूलर बिहेवियर। ऑब्वियसली मैंने वही क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घूम के पूछा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेल एडिशन इन एपिथेलिया। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको वही कहा था कि फाइब्रोनेक्टिन क्या करवाता है, एडिशन करवाता है, या हम कह सकते हैं कि सेल को एक साथ बांध के रखता है, तो वो सेल एडिशन इन एपिथेलिया में क्या हो जाएगा, वहां पे वो काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, which event represents the point of no return in intrinsic apoptosis, यानी कि which event represents the point of no return, यानी कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जो अपोप्टोसिस को इरिवर्सिबल बनाता है। ये अगर आपने क्वेश्चन क्या देखा होगा तो मैंने हमेशा आपको यही पूछा है कि नो रिटर्न, इरिवर्सिबल, ऐसे पॉइंट्स में क्यों पूछते हैं, क्योंकि मुझे दोनों भी बार यानी कि बार्क में ना मुझे दोनों भी बार इरिवर्सिबल क्वेश्चंस बहुत आए थे, मतलब वो डीएनए रिप्लिकेशन के बारे में हो, प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में हो, या प्रोटीन का जो भी रेगुलेशन है ना, स्ट्रक्चरल रेगुलेशन, वहाँ पे मुझे इरिवर्सिबल करके इनऑल अगर आप मैं आपको मोटा मोटी बताऊँ ना तो मुझे 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे मिले थे जहाँ पे मुझे इरिवर्सिबल पूछा था, मतलब पूरे पाथवे में मुझे पूछा गया था कि ये स्टेप इरिवर्सिबल क्यों है, या क्यों ये पाथवे इरिवर्सिबल है। हम सबको पता है कि ग्लाइकोलाइसिस में जो भी अभी एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या है, इरिवर्सिबल है। ठीक है, फ्रुक्टोज से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट क्या है, इरिवर्सिबल है। फिर पीईपी से फॉस्फेट का कन्वर्जन है वो भी, सॉरी पायरुवेट का कन्वर्जन है वो भी इरिवर्सिबल है। तो आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि ये इरिवर्सिबल क्यों है, ये इरिवर्सिबल क्यों है, ये इरिवर्सिबल क्यों है। आपको ऐसे क्वेश्चन मुझे बहुत, मतलब मैंने ऐसे बहुत देखे, पता नहीं वो हमेशा इरिवर्सिबल ज़्यादा पूछता है या मेरे वक्त उसने इरिवर्सिबल ज़्यादा पूछा था, लेकिन दोनों भी वक्त मुझे बार्क में इरिवर्सिबल ये बहुत ज़्यादा पूछा था, इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं इरिवर्सिबल मतलब उसी के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चंस आपको दे सकूं कि ऐसा कौन सा पॉइंट जो इसे रिवर्सिबल बनाता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, साइटोक्रोम सी रिलीज, क्योंकि अगर एक बार साइटोक्रोम सी रिलीज हो गया तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कर देगा, बर्स्ट कर देगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया बर्स्ट हो गया तो वो सेल जिंदा नहीं बचने वाला। ठीक है, उसके बाद which molecular event guarantees equal chromosome segregation, तो जो भी क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन है वो इक्वल होना चाहिए। क्यों, क्या होता है, क्योंकि कोहेजन क्लीवेज बाय सेपरेज, क्योंकि सेपरेज जो है वो क्या करता है, इक्वली क्लीव करता है दोनों को भी। ठीक है, दोनों को भी इक्वली क्लीव कर रहा है तो जो भी क्रोमोसोम्स है वो क्या होंगे, इक्वली पास ऑन हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद विच लिमिटेशंस ऑफ विलियम्स सेल ग्रोथ, ये एक उन्होंने मुझे बहुत मतलब एक मुझे मिला था 21 में वापस, मुझे इसका पूरा ये क्वेश्चन मैंने अपने आप से प्रिपेयर किया टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन ये विलियम सेल ग्रोथ सिर्फ मुझे इतना ही याद था। उन्होंने ऐसे ही पूछा था विलियम सेल ग्रोथ के मॉडल के बारे में, उन्होंने मुझे पूछा था तो मैंने उसके हिसाब से क्वेश्चन प्रिपेयर किया है कि विलियम सेल ग्रोथ का जो मॉडल है वो क्या प्रिवेंट करता है, prevents it from accurately explaining heterogeneous cell population undergoing asynchronous division, यानी कि अगर आपको पता ना हो जो विलियम्स सेल ग्रोथ है वो क्या करता है, वो हेट्रोजेनस सेल पॉपुलेशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, यानी कि इसका जो भी ग्रोथ मॉडल है वो तभी काम करेगा जब जो भी हमारा सेल पॉपुलेशन है वो होमोजाइगस है, होमोजाइगस या होमोजेनस कह सकते हैं, सॉरी होमोजाइगस बोल रही हूँ मैं, होमोजेनस यानी कि फॉर एग्जांपल 10 सेल्स है और 10 के 10 सेल्स G1 फेज में है, या वो एक साथ S फेज में जा रहे हैं, वो एक साथ G2 फेज में जा रहे हैं, वो एक साथ M फेज में जा रहे हैं, तो ही मैं क्या करूँगी, उसे होमोजेनस कहूँगी। और इन्हीं सेल्स को हम, इसी सेल पॉपुलेशन को हम विलियम सेल ग्रोथ मॉडल लगा सकते हैं, हेट्रोजेनस को हम विलियम सेल ग्रोथ मॉडल नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि वो क्या करता है, फेलियर टू अकाउंट फॉर साइज वेरिएशंस ड्यूरिंग डिफरेंट ग्रोथ फेजेस, यानी कि वो साइज नहीं बता सकता है, वो सिर्फ हम कह सकते हैं कि वो एवरेज सेल ग्रोथ मतलब एवरेज सेल ग्रोथ बता सकता है लेकिन साइज नहीं बता सकता, वो साइज वेरिएशंस नहीं बता सकता, जिसके वजह से वो एक हेट्रोजेनस सेल पॉपुलेशन में काम नहीं करेगा। ठीक है,
उसके बाद गैस वैक्यूल्स दैट रेगुलेट बुयांसी आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन विच ऑर्गेनिजम्स। ये आई गेस गेट में पूछा गया था, गेट में पूछा था और बार्क में भी उन्होंने पूछा था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने सिर्फ ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए थे, यानी कि गैस वैक्यूल्स किन में मिलता है। मतलब यहाँ पे मैंने एक लिया है साइनोबैक्टीरिया उन्होंने दिया था, फिर एस्परजिलस बोला था, फिर अजोटोबैक्टीरिया, से उन्होंने सारे नाम बताए थे। मैंने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है और यहाँ पे आपको नाम नहीं दिए, लेकिन उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। लेकिन गेट में और बार्क में उन्होंने डायरेक्टली वो ऑर्गेनिज्म का नाम बताया था। तो मुझे सिर्फ गैस वैक्यूल्स और सिर्फ मतलब इतना ही एक साइनोबैक्टीरिया यही मुझे याद था बार्क का, उस पर मैंने एक क्वेश्चन प्रिपेयर किया है। और गेट में भी मुझे बाद में मतलब जब मैंने सारा प्रिपेयर किया तब मैंने देखा कि गेट में भी यही क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो मैंने जो बार्क का था वही मैंने उसे मेंटेन किया, गेट का मैंने नहीं लिया। ठीक है, गैस वैक्यूल्स दैट रेगुलेट बुयांसी आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन विच ऑर्गेनिज्म इनेबल ऑप्टिमल पोजीशनिंग फॉर फोटोसिंथेसिस इन एक्वाटिक एनवायरनमेंट। ये पूरा मैंने लिया है, यहाँ तक नहीं था, सिर्फ इतना ही था बात। ठीक है, मैंने थोड़ा सा इजी करने के लिए आपको लिया है, इनेबलिंग ऑप्टिमल पोजीशनिंग फॉर फोटोसिंथेसिस इन एक्वाटिक एनवायरनमेंट। इसको ऑब्वियसली आंसर क्या जाएगा, हेटेरोजेनस साइनोबैक्टीरिया आएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो ये है कि इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लिपिड ए मोइटी ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड स्ट्रक्चरली एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स टू फॉर्म द आउटर मेम्ब्रेन एंडोटॉक्सिन कॉम्प्लेक्स। यानी कि वो किसके मतलब स्ट्रक्चरली किसके साथ एसोसिएटेड होता है, जिसके वजह से वो क्या करेगा, आउटर मेम्ब्रेन को एक एंडोटॉक्सिन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेगा। तो हमें पता है कि जो लिपिड ए है वो सबके साथ कोऑर्डिनेटेड होता है, और ओलिगोसैकेराइड के साथ भी और ओ एंटीजन के साथ भी। तो ये सब मिलके क्या करते हैं, एक एंडोटॉक्सिन कॉम्प्लेक्स प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, हमने इतने क्वेश्चंस आज सॉल्व किए हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, आपको एक आइडिया मिल गया होगा। ऑब्वियसली बार्क तो मतलब जैसे मैं बार्क यही क्वेश्चन पूछेगा, मैं आपको ऐसी क्या कह सकते हैं नेगेटिव इसमें तो नहीं डालूंगी कि यही से क्वेश्चन आएंगे, यही आएंगे, नहीं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन से आपको इस लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं, यही आएंगे, ऐसा मैं आपको झूठा दिलासा नहीं दूंगी। ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए तो आपको बहुत एक अच्छा खासा आइडिया आ सकता है। ठीक है, आई होप आपको पता चल गया होगा एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग एग्जाम्स। आपका जो भी ये एम है, चाहे वो बार्क का हो, गेट का हो, वो पूरा फुलफिल हो जाए और आपको एक अच्छी जगह पे जॉब मिल जाए। ठीक है, थैंक यू।